सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। खुद में यकीन और हौसले बुलंद हों तो शारीरिक अक्षमता भी बाधा नहीं बनती। हम बात कर रहे हैं रायपुर की साधना ढांड की। उम्र करीब 60 साल की साधना ने तमाम शारीरिक परेशानियों के बाद भी कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और कला के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया जहां वे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दरअसल साधना ढांड को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। इस बीमारी में हल्की सी चोट से भी हड्डियां टूट जाती हैं। एक दो बार नहीं बल्कि 80 बार उनकी हड्डियां टूट चुकी हैं। अपने कमजोर पैरों के साथ साधना ने चलने की कोशिश तो की, लेकिन सफल न हो सकी। 12 साल की उम्र से साधना को सुनाई देना भी बंद हो गया। बीमारी के कारण साधना की शारीरिक बढ़ोतरी भी रुक गई। वे महज 3 फुट 3 इंच की हैं। बीमारी की वजह से उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया, लेकिन उन्होंने घर में ही पढ़ाई जारी रखी। केवल एग्जाम के समय स्कूल जाया करती थीं। बीमारी की वजह से साधना के ज्यादा दोस्त तो नहीं थे, फिर भी उन्होंने रंगों को अपना साथी चुना और रंगों ने ही साधना को बेहतर पहचान भी दिलाई। साधना ने खैरागढ़ कला एवं संगीत विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स किया है और इसके पश्चात उन्होंने कला साधना संस्थान की स्थापना की, जहां करीब 35 वर्षों से वह 12,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को चित्रकारी का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। कम उम्र में ही उनकी मां का स्वर्गवास हो गया था। बता दें, उनकी मां स्वर्गीय राजकुमारी ढांड ने ही उन्हें कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था। इन सब के साथ ही साधना ढांड एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को अपने संस्थान में निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार करती हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की रायपुर की साधना ढांड को रोल मॉडल श्रेणी महिला के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2012 के लिए भी चुना गया था। साधना को उनके असाधारण कौशल के लिए विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पुरस्कार मिला है। बात करें उनकी कला की तो अपनी सीमित गतिशीलता के बावजूद वह विभिन्न प्रकार की कलाओं और चित्रों की विशेषज्ञ हैं। उन्हें राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। 1998 में उन्हें अखिल भारतीय ललित कला प्रदर्शनी में भगवान गणेश के चित्रों के साथ प्रयोग करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कला का पुरस्कार भी मिल चुका है। साधना की पेंटिंग केवल कैनवास तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अलग अलग पत्तियों का उपयोग कर कई सारी विभिन्न आकृतियों को भी डिजाइन किया है। इसके अलावा उन्हें गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। उनके घर में 200 से ज्यादा बोनसाई का संग्रह भी है। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ऐसा है, हाँ। मेरा नाम का मार्केट में कुछ नहीं मिलता, सब खुद बनाना पड़ता है। जब मैं चलती थी उस समय, हाँ। मेरी चप्पल भी नहीं मिलती थी आसानी से, पैर दूसरे ही टाइप के थे। मतलब मेरे बर्थ के बाद 1.25 महीने में पहला फ्रैक्चर हो गया था। यानी बर्थ के बाद उनको 1.25 महीने में पहला फ्रैक्चर हुआ। उससे जो है ना, सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती, हाँ। उसमें धीरज चाहिए, मेहनत चाहिए, हाँ। लगन चाहिए, वो हो तभी आप बन सकते हैं कुछ। ये हैंडीकैप्ड लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आपको अच्छी ट्रेनिंग सेंटर पे खुलने चाहिए, अच्छे स्कूलों में उनके बच्चों के लिए अलग इंतजाम करना चाहिए, और स्पेशल टीचर भी रखनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम यशस्विनी एक सफल गाथा में सिमी दानी के साथ। आज की जो हमारी यशस्विनी है, उनकी कहानी औरों से बिल्कुल अलग है। 60 साल के करीब उम्र है, 80 से ज़्यादा फ्रैक्चर उनके शरीर में है, हड्डियों की गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी जीने का हौसला है, ताकत है। अपनी कमज़ोरी को उन्होंने अपनी ताकत बनाया है और आज 15,000 से ज़्यादा बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, भित्ति कला, ग्लास पेंटिंग इसकी शिक्षा दे रही हैं। तो आइए हम उनसे आपको मिलाते हैं। वो हैं साधना ढांड जी और उनकी मोटिवेशनल जर्नी उन्हीं से सुनते हैं। स्वागत है साधना जी हमारे आरजी न्यूज़ में। हेलो। साधना जी, ये जो है साधना कला संस्थान,
ये इसमें आप पूरी तरह अपने नाम के जैसा आपका नाम है वैसे ही साधना में यहाँ लीन रहती हैं। तो ये बचपन से अभी तक की जो ये आपकी जर्नी है, यहाँ तक जो आप पहुँची हैं, जैसे आप छोटी थी उसके बाद फिर घर का आपका जो माहौल था, कैसा माहौल रहा, आपको कितना सपोर्ट किया गया, माता पिता ने कितना सपोर्ट किया, फिर जैसा कि हमने पढ़ा आपके बारे में कि आपको हड्डियों की बीमारी है जिसकी वजह से आपका शारीरिक विकास थोड़ा रुक गया। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चली आपके माता पिता को और कैसे उससे वे उभरे और आप यहाँ तक पहुँची हैं? प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा थी। इन सब में मेरे मम्मी का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस शुरू से ही हमेशा बढ़ाते रहे और हमेशा मुझे बिजी रखा, क्योंकि कान में सुनाई देना 9 साल की एज के बाद बंद हो गया था। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ भी करवाओ लेकिन बिजी रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने महाकुशल फाइन आर्ट कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया और उससे बाद मैं आगे बढ़ती गई। वहाँ 2 साल के बाद डिप्लोमा हो गया। उसके बाद मैंने प्राइवेट सीखा, ऑयल पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, हर चीज़ मैंने सीखी। उसके बाद में फिर मम्मी का ये कहना था कि अब तुम थोड़ा सब कुछ सिखाना शुरू करो। ये सब मैंने अपने लिए नहीं है, पैसे के हिसाब से नहीं किया, मैंने किसी के लिए प्रोफेशनल नहीं था। मेरा यही था कि कुछ जो सीखने आए उनको अच्छी सी चीज़ सीखने को मिले, बस यही चाहती थी मैं। इसीलिए उसमें मेहनत करते गए। आज 42 ईयर्स हो गए हैं क्लास खोले हुए, तब से लगातार चल रहा है सब कुछ। और अभी डिप्लोमा कोर्स अभी जब 4 साल पहले चालू किया है साल की। जैसे हम पढ़ रहे थे कहीं पे कि साधना जी जब शायद 1.5 महीने की थी, पालने पे बच्चे को लिटाया जाता है, तब उनका जो पैर है हल्का सा टकराया अपने झूले से ही और उनकी हड्डियाँ टूट गई। तभी उनके माता पिता उनको लेके हॉस्पिटल गए और तब मालूम हुआ कि उनको हड्डियों की ये बीमारी है। मतलब मेरे बर्थ के बाद 1.25 महीने में पहला फ्रैक्चर हो गया था। यानी बर्थ के बाद उनको 1.25 महीने में पहला फ्रैक्चर हुआ। उस समय पहले किसी को समझ में नहीं आया था और रायपुर में बहुत छोटी जगह थी उस समय। जब वहाँ पे स्वेलिंग आ गई और 7-8 दिन तक के समझ में नहीं आया डॉक्टर को, पर फिर पता लगा कि ये फ्रैक्चर है। और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद फिर दूसरा हो गया। तब डॉक्टर को पता लगा, फिर उन्होंने मम्मी को समझाया कि ये प्रॉब्लम है। फिर बॉम्बे लेके गए, वहाँ दिखाया, वहाँ भी बोले कोई इलाज नहीं है सर, ये इस बीमारी का कोई भी इलाज फॉरेन में भी नहीं है। अच्छा। ये जेनेटिक समझ लीजिए होती है और कैल्शियम की कमी उससे की वजह से। तो आपके कितने फिर उससे बाद जब मालूम पड़ा, उससे बाद इसका यही एक तरीका है कि बचा के रखा जाए। अच्छा। कहीं पे भी मतलब इससे बोन तो कमज़ोर रहती है, लिगामेंट भी कमज़ोर हो जाती हैं और बोन जो है बहुत स्टिफ रहती है, मतलब उसमें लचीलापन नहीं रहता है उसमें। क्या ज़रा सा झटका लगता है क्रैक हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा या लिगामेंट टूट जाएंगे। यानी बचपन में आपको बिल्कुल घर के अंदर रखा होगा, बाहर जा ही नहीं पाए। बच्चों के साथ खेलना मिलना आपने सब मिस किया होगा। तो स्कूल आप जा पाती थी? घर में रहना पड़ता था, खेलने नहीं जा सकती थी क्योंकि बच्चे आपस में लड़ेंगे तो कुछ भी लग जाएगा, टकरा जाएगा। और स्कूल जाते थे आप? कैसे कर रही थी जब टीचर घर में आती थी अच्छा। पढ़ाने के लिए। और उस हमारे टाइम पे 5th बोर्ड था, अच्छा। 8th बोर्ड था, 10th बोर्ड था, फिर 11th। ये सब एक एग्ज़ाम वहाँ पे स्कूल में जाके जहाँ सेंटर मिलता है तो वहाँ जाके देते थे। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक कर पाया? पढ़ाई कहाँ तक कर पाए? 11th तक, हमारे में 12th नहीं था उस समय। अच्छा। 11th तक करी, उससे बाद फाइन आर्ट वहाँ कोई शेल से। अच्छा, फाइन आर्ट्स। हाँ, वहाँ का डिप्लोमा लिया। कहाँ से लिया फाइन आर्ट्स? वहाँ कोई शेल फाइन आर्ट कॉलेज है उस समय, रायपुर में है। अच्छा। कल्याण प्रसाद शर्मा जी थे अच्छा। उस समय। अच्छा। अभी महाकुशल कला विथिका है
रायपुर में, आपको पता होगा। अच्छा। आपके कितने भाई बहन हैं? 4 हैं, मुझे मिला के 4 हैं, 3 सिस्टर हैं, 1 ब्रदर। अब बाकी सब अच्छे सब नॉर्मल है। अच्छा, आप? सब नॉर्मल है। मैं सेकंड नंबर पे हूँ। अच्छा। मेरे से बड़ी एक है हाँ। सेकंड में, और बाद में भी जो 2 हैं सब नॉर्मल है। बस मेरे में कैसे प्रॉब्लम आई है समझ में नहीं आया किसी को। तो आपने ये जो अपना चित्रकला और ये जो फाइन आर्ट्स है, इसको प्रोफेशन के तौर पे लेने का कैसे आपने सोचा? कैसे है, मम्मी ने सपोर्ट तो किया, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी मुझे। हर काम में सुनाई नहीं देता था मुझे, तो हर काम में एक ही चीज़ में फोकस करती थी मैं काम। उसके बाद धीरे धीरे देख के मम्मी ने यही बोला कि स्टूडेंट्स आएंगे तुम बिजी रहोगे। ये सब काम मैंने 82 में चालू किया। अच्छा। मतलब मैं 26 की हो गई थी, और जिस प्रॉब्लम के कारण, फ्रैक्चर प्रॉब्लम के कारण 16 साल तक मैं चल नहीं पाई। 16 साल के बाद में 1 साल का बच्चा जैसे चलता है वैसे मेरा चलना शुरू हुआ था। अच्छा, आप चल लेते थे? हाँ, थोड़े दिन, बस 50 तक, मतलब 50 ईयर्स तक ही चल पाई। वो भी बाद में वॉकर के साथ 15 ईयर्स तक ही चल पाए वॉकर पकड़ के। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं चल पाए? उसके बाद फिर फ्रैक्चर चालू हो, फ्रैक्चर हो जाता था? बहुत। अच्छा, तो अभी भी क्या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कुछ? अभी नहीं जाना पड़ता है, बोन के लिए तो कोई इलाज नहीं है इसका। अच्छा। बाकी तो चाहिए टीथ की प्रॉब्लम है। अच्छा। टीथ नहीं रहते, बोन नहीं है तो टीथ नहीं, ये टेंशन लगा हुआ है। अच्छा। हियरिंग लॉस हुआ, हाँ, करना पड़ता है। फ्रैक्चर होता है तो आप खुद उसको मैनेज कर लेती हैं? कैसे मैनेज करती हैं? बड़ा प्लास्टर होता है तब डॉक्टर के पास। हाँ। छोटे मोटे चोटे घर में कर लेते हैं सब। प्लास्टर खुद बांध लेते अपने हैं? आप कर लेते हैं सब। अच्छा, मतलब बात, बोन को जॉइन करके रखना है, उसको हाँ। स्ट्रेट रखना है, अच्छा। पहले उसको सेट करके फिर उसके बाद उसमें क्रेप करना, सब खुद कर लेते हैं। अच्छा। और आप जैसे कई स्पेशल बच्चे जो हैं उनको भी यहाँ पे, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी काम करती हैं बहुत? हाँ, वो बताती हूँ। उसका भी थोड़ा बताइए। बहुत से हैंडीकैप्ड बच्चों को भी सिखाया है। कोपलमनी के बच्चे जो थे वो भी आते थे सब। अच्छा। सब कुछ सिखाया, उनके एग्जीबिशन पे लगवाई थी। और भी जो आती हैं अपने मेरे पास में, उनको सबको ट्रेनिंग देके फिर पूरे कोशिश करती हूँ कि उनको अपने साथ काम पे रख लिया। अच्छा। जहाँ तक हो सकता है हेल्प सबको करते हैं। अच्छा, तो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए स्पेशल बच्चों के लिए जो टीचर्स होते हैं उनकी कमी है, उनके लिए आप क्या चाहती हैं, क्या और काम होना चाहिए स्पेशल बच्चों के लिए? इशारे से क्या समझाते हैं, इशारे से समझाते हैं। हाँ। उनका विल पावर बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि सब उनका काम है वो करते भी हैं बच्चे। एक बार समझ जाए तो पूरा ध्यान देते हैं उन पर। लेकिन करीब देखिए छत्तीसगढ़ में करीब 6-7 लाख जो हैं दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनके लिए उतने टीचर्स यहाँ पे, स्पेशल टीचर्स, आप मतलब ये चाहते हैं कि उनके और टीचर्स उनके लिए हों, उनकी सुविधा बढ़े? हाँ, कोई टेक्निक बात है। हाँ, टीचर। हाँ, उनके लिए आप क्या सुविधा चाहते हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए? क्या चाहते हैं? हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से और क्या सुविधा उनको मिलनी चाहिए? सिखाने वाले। गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलना चाहिए उनको? कैसे उनको सपोर्ट करें हम, जो दिव्यांग जन है उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है और समाज के द्वारा? मेरे ख्याल से रायपुर में अलग अलग स्पेशल टीचर्स भी हैं। प्राइवेट है लेकिन ना, प्राइवेट है, सबको सबको नहीं मिल पाता। सबको आप क्या चाहते हो कि कैसे हो सकता
गवर्नमेंट का हो जाके ऐसे मेरे होना चाहिए। पर और मेरे ख्याल से माना में वहाँ भी सिखाया जाता है, अलग अलग और भी हैं स्कूल हैं। अब ये तो सबको बराबर मिलता है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकती। जो हमारे पास आते हैं हम अपनी तरफ से पूरी हेल्प करते हैं। और उनको और कैसे हेल्प मिले, हाँ। कैसे सपोर्ट मिले? कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, मतलब सब कैसे कर सकते हैं। किसी को ज़रूरत है वो आएंगे तो मैं जरूर करी, पर मैं अभी खुलना मेरे को भी लगता है कि इतना सब काम मैं संभाल पाऊँ तब मैं खुलूँगी कोई बड़ी चीज़, उनके लिए कोई बड़ा स्कूल या कुछ। पर उसके लिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा फिर। आगे का क्या मेरे प्लान लिए है उनका? पॉसिबल नहीं होगा। आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का प्लान तो अब एज बहुत हो गई है, अब थोड़े दिन देखते हैं फिर उसके बाद बताएंगे, फिर पूछेंगे आप। तो हमारी जो महिलाएं आपको देख रही हैं आज टीवी पे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देंगे आप? किसके लिए? वुमेन्स को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, सबसे पहली बात। इतनी मेहनत करने के बाद में परफेक्शन आता है वो सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए भी होना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए और ब्रेव रहना चाहिए। ये नहीं कि सब पूरा फैमिली को ही देना है या घर वालों के लिए करना है, अपने लिए भी करो, अपने लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ो बस। साधना जी आपका नहीं बोला मैंने। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत व्यस्त रहती हैं, उसके बाद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आज साधना जी के जो ज़िंदगी है हम सभी के लिए, आप जो सभी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक उनकी जर्नी रही अभी तक की। और उनसे आज बात करके हमने यही सीखा कि जो हमारे में कमज़ोरियाँ हैं उन्हीं को ताकत बना के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हर आदमी में ताकत और कमज़ोरी होती है। अपनी कमज़ोरी को पहचानिए, उसे ताकत बनाइए, क्योंकि जो मछली है जंगल में नहीं रह सकती और शेर पानी में नहीं रह सकता। तो अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे फिर एक यशस्विनी के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।